नमस्कार मित्रों, जैसा कि आपको पता होगा हम पॉलिटी में क्या पढ़ रहे हैं। हम पॉलिटी में आज शुरू करने वाले हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो आर्टिकल 52 से स्टार्ट होता है। मित्रों, आपको बहुत सारी समस्याएं आई होंगी आर्टिकल्स को याद करने में, लेकिन विश्वास मानिएगा मित्रों, आज के बाद राष्ट्रपति के जो भी आर्टिकल हैं आपको याद करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। एक शानदार क्लास के माध्यम से, एक महत्वपूर्ण क्लास, एक ट्रिक, एक बेस्ट ट्रिक के माध्यम से मैं आपके सामने जितने भी आपके आर्टिकल होंगे राष्ट्रपति से संबंधित, जितना भी राष्ट्रपति का काम होगा संविधान में, जितने भी राष्ट्रपति का कुछ भी काम जो वर्णन कर रखा होगा, वो सब आपके सामने बस एक छोटी सी क्लास में एक धांसू ट्रिक के माध्यम से आप लोगों के सामने होगा। तो मित्रों देखिएगा, हम क्या पढ़ेंगे आज? हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, यह अवधारणा कहां से ली है? इसको कहां से लिया गया है बताइए? ये महारानी जो विक्टोरिया है इंग्लैंड की, वहां से लिया है, यूनाइटेड किंगडम से लिया है, यूके से लिया गया है। राष्ट्रपति के पद को कहां से लिया गया है? यूके से लिया गया है। आगे समझ आ गया। अब इसके जो आर्टिकल्स हैं उनको देखेंगे कि राष्ट्रपति के कौन से आर्टिकल में क्या कहता है। ठीक है ना? पूरी बात समझेंगे कि कैसे निर्वाचन होता है, क्या होता है, ये सब हम देखेंगे। ठीक है ना? अब यहां पर देखिएगा, जो पहला आर्टिकल है वो है आपका, एक ट्रिक याद रखना जिससे आप पूरे राष्ट्रपति के जो भी आर्टिकल हैं उन सबको याद रखो। देखिए, ट्रिक है राकानी कोका दुयो दसम और खत्म। राकानी कोका दुओ दसम, यहां पर राष्ट्रपति खत्म। कैसे मित्रों? तो देखिए, रा का मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति का पद। पद का से क्या होता है बताइए? का से क्या होता है मित्रों? का से होता है आपका कार्यपालिका। नी से क्या होता है मित्रों? निर्वाचन। वहीं पर को से कोटा, का से कार्यकाल, दू से दोबारा निर्वाचित, दोबारा उसका चुनाव किया जा सकता है। एक प्रेसिडेंट, एक जो राष्ट्रपति है वो दोबारा चुनाव में खड़ा हो सकता है। या से योग्यता, दा से दशा, सा से शपथ, मा से महाभियोग। यहां आपके जितने भी आर्टिकल हैं राष्ट्रपति से संबंधित खत्म। यहां पर क्या है? आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, आर्टिकल 56, आर्टिकल 57, आर्टिकल 58, 59, 60 और 61। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा क्या है? आपको समझ में आ गया होगा। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, सिर्फ एक ट्रिक के माध्यम से आपके ये आर्टिकल खत्म, राष्ट्रपति खत्म, राष्ट्रपति की जो प्रक्रिया है वो सब खत्म। अब समझेंगे कि ये सब कैसे होता है। ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। ट्रिक क्या है दोस्तों? राकानी कोका दुयो दसम। राकानी कोका दुयो दसम। रा से आर्टिकल 52 जिसमें राष्ट्रपति के पद का वर्णन है। का से कार्यपालिका जो आर्टिकल 53 में वर्णित है। नी से निर्वाचन जो कि आर्टिकल 54 में है। को से कोटा जो कि आर्टिकल 55 में है। का से कार्यकाल जो कि आर्टिकल 56 में है। वहीं पर 57 आर्टिकल में दोबारा निर्वाचन हो सकता है। या मतलब आपका आर्टिकल 58 जिसमें योग्यताएं दर्शाई हुई है कि एक राष्ट्रपति के पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए। वहीं पर दा से दशा है जो आर्टिकल 59 में दर्शाया गया है।
वहां से शपथ है, 60 आर्टिकल में शपथ है आपका, और वहीं पर 61 में आप मां से महाभियोग है। तो राकानी कोका द्वयोदशम आर्टिकल 52 से लेकर 61 खत्म, राष्ट्रपति खत्म। तो दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही धांसू ट्रिक होगी। अब हम आपके इसको पूरा पूरा इसके कंसेप्ट के साथ पढ़ने जा रहे हैं कि आखिरकार चुनाव कैसे होता है, निर्वाचन कैसे होता है, कार्यकाल कितने दिन का होता है, क्या दशा होती हैं, क्या योग्यताएं होती हैं, महाभियोग कैसे लाया जाता है, ये सब अब हम पढ़ेंगे। तो मित्रों यहां पर हम अपनी ट्रिक को लिख देते हैं, राकानी कोका द्वयोदशम आर्टिकल 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और ये 61। तो दोस्तों पहला आर्टिकल क्या कहता है, जो आर्टिकल 52 है वो क्या कहता है, राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद, दोस्तों यह जो पद है राष्ट्रपति का, यह भारत में प्रथम पुरुष माना जाता है। और ये कहां से लिया गया है, यह आपके कहां से लिया गया है, यह यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में क्या है, एक महारानी की पोस्ट होती है। तो देश का प्रथम पुरुष मानकर राष्ट्रपति को देश का राष्ट्रपति, देश का पति माना गया है। ठीक है ना मित्रों। तो आर्टिकल 52 में क्या है, राष्ट्रपति के पद की परिभाषा दे रखी है कि राष्ट्रपति का पद क्या है। ठीक है मित्रों, कहां से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम की महारानी विक्टोरिया की नकल की गई है। ठीक है ना दोस्तों, आगे समझ। कहां से, कार्यपालिका का हेड, कार्यपालिका का हेड होता है मित्रों, लेकिन ये कागजी कार्यवाही पर हेड होता है, केवल ऑफिशियल औपचारिक रूप से हेड होता है। अनौपचारिक रूप से तो कौन होता है, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। आपने देखा होगा कोई भी काम होगा उसमें किसकी ज्यादा चलती है, हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा चलती है प्रधानमंत्री की। केवल कानूनी कार्रवाई, केवल कागजी कार्रवाई किसके द्वारा होती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। जबकि बाकी सब काम तो कौन करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। यानी कि रियल कौन है, रियल तो है पीएम, ऑफिशियल कौन है, ऑफिशियल कौन है मित्रों, तो ऑफिशियल है राष्ट्रपति। ऑफिशियल कौन है, राष्ट्रपति। आगे समझ, कार्यपालिका जो रियल हेड कौन होता है, जो रियलिटी में उसको संभालता है, उसके जजमेंट लेता है, वो कौन होता है, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और ऑफिशियल जो औपचारिक रूप से, जैसे कि कोई भी कानून बनेगा तो कागजों में जो साइन करने वाले होते हैं वह राष्ट्रपति होते हैं। ऑफिशियली जो कार्यपालिका के हेड होते हैं वो आपके भारत के राष्ट्रपति होते हैं। यहां पर निर्वाचन, निर्वाचन कैसे होता है मित्रों, तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति। एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति कैसे होती है दोस्तों, मान लीजिए 3 बंदे राष्ट्रपति के पद के लिए हैं, ए, बी और सी, 3 बंदे राष्ट्रपति के पद के लिए हैं। तो जितने भी एमएलए एमपी हैं, लोकसभा, राज्यसभा और आपके विधानसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं, तो क्या वहां पर ये वोट डालेंगे। मान लीजिए पहले इसने डाल दिया 1 वोट, ठीक है, डाल दिया। अब दूसरे राउंड में वही एमएलए या एमपी दूसरे राउंड में किसे वोट देना चाहेगा, तो उसने दूसरा दे दिया सी को, और तीसरा वोट उसने दे दिया इसको। यानी कि वो कहना चाह रहा है कि अगर पहली बार में आप सेलेक्ट करना चाहो तो किसे चूज करोगे, तो ए नाम के बंदे को राष्ट्रपति पद पर देखना चाहोगे। लेकिन बाई चांस अगर ए नहीं बन पाए तो आप दूसरे पर किसको देखना चाहोगे, तो वह कह रहा है सी को। वहीं पर जो दूसरा बंदा है, जो दूसरा एमपी है, उसने सुना सी को और उसने दूसरा वोट दिया ए को और तीसरा वोट देता है वो बी को। आगे समझ दोस्तों, आगे समझ या नहीं आया, आगे समझ या नहीं आया, आगे समझ या नहीं आया, आगे समझ या नहीं आया।
आ गया ना मित्रों, आ गया। अब जो तीसरा एमपी एमएलए है उसने सबसे पहले दिया बी को, फिर दिया ए को, और उसके बाद दिया सी को। तो मित्रों बता दीजिए कौन प्रधानमंत्री बने, कौन राष्ट्रपति बनेगा, बता दीजिए कौन राष्ट्रपति बनेगा। तीनों के पास एक एक है, तो ये तो एक की तो कोई वैल्यू है ही नहीं। अब दो किसके पास ज्यादा है, ए के पास दो ज्यादा है, तो इसलिए कौन बनेगा राष्ट्रपति, ए को राष्ट्रपति चूज कर लिया जाएगा। यही होती है एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति। आ गया समझ, आ गया। अब आगे देखिए दोस्तों, जो एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति से जो चुनाव होता है राष्ट्रपति के लिए, उस राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं मित्रों, तो याद रखना, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य, और उनमें भी निर्वाचित सदस्य। कौन से सदस्य, निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। अगर प्रश्न बने क्या मनोनीत सदस्य वोट डालेंगे, नहीं। अगर मनोनीत सदस्य वोट डालेंगे, मान लीजिए मुझको मनोनीत कर लिया राष्ट्रपति जी ने, तो मैं तो राष्ट्रपति जी को ही वोट दूंगा, मैं तो किसी और को दे ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने मुझको मनोनीत किया है राज्यसभा के लिए, लोकसभा के लिए। बताइए ऐसा हो सकता है ना, इसलिए बेईमानी ना हो, इसलिए केवल निर्वाचित सदस्य वोट डालेंगे जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा उसमें। मित्रों समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब एक बात बताइए कि चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है दोस्तों, जो ये एमपी एमएलए जो वोट डालते हैं, मुझे एक बात बताइए कि इनकी वोट निर्धारित कैसे होती है कि ये वोट है इसकी। तो दोस्तों याद रखना, इनकी वोट के अंक आपने देखा होगा कि देखिए हमारे पास तो लोकसभा में 545 हाईएस्ट, 245 राज्यसभा में, और एमपी एमएलए मान लीजिए कुछ अलग अलग विधानसभा को। लेकिन आपने देखा होगा जब रिजल्ट निकल के आता है कि 3,55,723 से जीत गए, 15,12,736 से जीत गए, क्या इतने एमपी एमएलए हो जाते हैं? नहीं मित्रों, इनकी वोटिंग की जो कीमत होती है वो बढ़ जाती है, वोटिंग का जो अंक होता है मित्रों वह बढ़ जाता है। अब वोटिंग का अंक कैसे निकालें? अगर आप राष्ट्रपति के लिए एक एमएलए वोट डाल रहा है, तो उस एक जो वोट है उसका अंक क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? तो मित्रों देखिएगा उसकी वैल्यू क्या होगी मित्रों, अगर एमएलए की कहें, एमएलए की कहें तो क्या होगी, उसके राज्य की संख्या मित्रों, राज्य की संख्या मित्रों, राज्य की संख्या जितनी है मल्टीप्लाई बाई 100 और अपॉन में जितनी भी विधानसभा में उसके क्या है, एमएलए हैं। अगर ये जितनी संख्या आएगी मित्रों, वही उस राज्य के एक एमएलए की क्या होगी, वोट की वैल्यू होगी। आ गया समझ? एमएलए की वोट की वैल्यू क्या होगी, राज्य की जितनी भी जनसंख्या है। अब आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के एमएलए की वैल्यू ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वह बहुत ही ज्यादा है। राज्य की जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी उतनी ही एमएलए की वोट की पावर ज्यादा होगी। राज्य की संख्या मल्टीप्लाई बाई 100 और अपॉन में जितने भी विधानसभा में सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य हैं, वो सब यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। वहीं पर एमपी का कैसे होता है, वहीं पर एमपी की वोट का निर्धारण कैसे होता है दोस्तों, तो यहां पर एमएलए की वोट की निर्धारण, एमएलए की वोट का जितना भी अंक होता है, और यहां पर एमपी होते हैं लोकसभा के प्लस राज्यसभा के। तो ये होता है आपके एमपी का। एमपी का तो कैलकुलेटेड है लगभग 708, लगभग 708 है, यानी कि एक वोट अगर एमपी डालेगा तो उसके काउंट कितने होंगे, 708 काउंट होंगे। समझ में आ गया मित्रों? एमएलए का क्या है, राज्य की जनसंख्या मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं। वहीं पर एमपी क्या है, जितने एमएलए की वोट हैं, एमएलए की पूरी वोटों के अंकों को काउंट कर कर उसके बाद एमपी जितने भी हैं लोकसभा में और राज्यसभा में, वो भी केवल निर्वाचित, उनका भाग दे दिया जाता है और निकाल दिया जाता है एमपी के एक वोट की वैल्यू। और अब प्रेजेंट में वर्तमान में लगभग कितनी है, 708 वैल्यू है एक एमपी के वोट की। तो मित्रों आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बात और याद रखना, जब यह राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए जाता है तो इसको 50 तो इसको क्या चाहिए, अनुमोदक, 50 तो अनुमोदक चाहिए। अगर मैं कहूं क्या मैं राष्ट्रपति बन सकता हूं, बताइए, क्या मैं राष्ट्रपति बन सकता हूं? अगर मुझ पे 50 अनुमोदक हैं
और 50 अलग से वोटर्स हैं, उसके बाद मेरे 50 समर्थक हैं, 50 अनुमोदक हो गए जो मैं पर्चा भरते समय मुझको लगाने होंगे, और 50 मेरे और समर्थक हैं, तो उसके बाद मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता हूं। मान लीजिए मैंने ऐसा कर लिया, मान लीजिए मैंने ऐसे कर लिया, तो ही मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता हूं मित्रों। और जब मैं पर्चा भरूंगा तो मुझे 15,000 राशि जमा करनी होगी सिक्योरिटी के तौर पर। सिक्योरिटी के तौर पर कितनी राशि जमा करनी होगी? 15,000 राशि जमा करनी होगी। और मित्रों अगर मैं 1/6 वोट लेने में असमर्थ रहा, टोटल वोट के 1/6 वोट लेने में असमर्थ रहा, तो मेरी यह सिक्योरिटी की राशि वापस नहीं होगी और मेरी जमानत जब्त हो जाएगी। तो मित्रों राष्ट्रपति का कंसेप्ट समझ में आ गया कि एमएलए की पावर क्या होती है, एमपी की वोट की पावर क्या होती है, निर्वाचन कैसे होता है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति क्या होती है, वहीं पर चुनाव कैसे होता है। तो कौन राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन फॉर्म भर सकता है? तो दोस्तों 50 अनुमोदक, 50 समर्थक होने के बाद 50 एमपी समर्थक, 50 एमपी फिर अनुमोदक होने जरूरी हैं, तभी आप 100 एमपीओ को आप अपनी जेब में रखते हैं, तभी आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। मित्रों उम्मीद रखता हूं आपको समझ में आ गया हो गया, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको बता रहा हूं मित्रों। अब देखना, अब आगे हम देखते हैं कोटा। आर्टिकल 55 क्या कहता है मित्रों? कोटा क्या होता है? कोटा क्या होता है मित्रों? कोटा ये होता है कि मिनिमम वोट, कोटा ये होता है कि कम से कम उतनी वोट तो उसको मिले, कम से कम उतनी वोट तो उसको मिले। कितनी वोट? तो दोस्तों कोटा ये होता है कि जितनी भी आपकी क्या है टोटल वोट है। कोटे का फॉर्मूला होता है टोटल वोट अपॉन में उम्मीदवार प्लस के 1। यह है आपका कोटा का फॉर्मूला होता है कि यह कोटा निकाला जाता है कि लगभग एक उम्मीदवार को इतनी वोट मिल सकती है। आपने देखा होगा कभी कभी उम्मीदवार बराबर वोटों पर आ जाते हैं, तो वह बराबर वोटों पर नहीं आए, इसलिए यह कोटा का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया होगा आपको? आ गया या नहीं आया? आ गया या नहीं आया? तो मित्रों याद रखना कोटा क्या है? टोटल वोट अपॉन में उम्मीदवार प्लस 1। टोटल वोट अपॉन में उम्मीदवार प्लस के 1। अब मित्रों कार्यकाल कितने दिन का होता है मित्रों? तो कार्यकाल होता है इसका 5 वर्ष का। 5 वर्ष का ये तो सबको पता है। उसके बाद दोबारा निर्वाचन। मित्रों क्या एक राष्ट्रपति, भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो एक बार जीतकर दोबारा चुनाव लड़ सकता है? बिल्कुल लड़ सकता है, ये तो आपको पता है। वो जब तक नहीं मरे जब तक चुनाव लड़ सकता है। ये तो इंडिया की पॉलिटिक्स है कि चाहे कुछ हो जाए लेकिन आप चुनाव लड़ने से कभी रुक नहीं सकते, केवल जब रुक सकते हैं जब आपकी मृत्यु हो जाए मित्रों। अब योग्यताएं क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों योग्यता कुछ नहीं, बस आप 35 साल प्लस हो, 35 प्लस आपकी एज हो और वहीं पर आप देश नागरिकता हो, आप भारत देश की नागरिकता हो। क्या कोई विदेशी आकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? नहीं, अगर उसके पास भारत की नागरिकता होगी तभी वह चुनाव लड़ सकता है। और लाभ पद पर ना हो। देख रहे हो दोस्तों, भारत देश का दुर्भाग्य, अगर यहां पर ये एमपी के पद पर है, आपने देखा होगा कि अगर आपके पास कोई जॉब है पहले से और आप किसी और जॉब में जाना चाहते हो तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? पहली वाली जॉब से इस्तीफा देना पड़ेगा, पहली जॉब को छोड़ना होगा। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, भारत के प्रथम नागरिक के लिए आपने देखा है चुनावों में क्या होता है, देखा है? अगर आप किसी दूसरे चुनाव की पोस्ट पर हैं, आप राष्ट्रपति बनना चाहते हो और आप एमपी हो या एमएलए हो, तो आप राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाओगे तब आपको वह पोस्ट छोड़नी होगी।
तब आपको अपने एमपी एमएलए की कुर्सी छोड़नी होगी। अगर हार गए तो वरना एमपी एमएलए की पोस्ट तो है, एमपी एमएलए की कुर्सी तो है। लेकिन रोजगार में क्या होता है, रोजगार में होता है कि पहले पहली नौकरी को छोड़िए, जब दूसरे के लिए आइए। अरे पॉलिटिक्स में ही क्या है ऐसा बताइए, पॉलिटिक्स में क्या करता है कि पहले चुनाव लड़ लीजिए, जीत जाए तो ठीक, नहीं तो पहली पोस्ट पहली कुर्सी तो है ही। दोनों हाथों में लड्डू दे दिए ना, जीत गए तो 2 लड्डू और हार गए तो 1 लड्डू, सो पहले से हाथ में है ही है। और रोजगार बेचारा बच्चा क्या करे, अगर मान लीजिए उसका कांस्टेबल में आ गया, अगर वो एसआई के लिए जाता है तो पहले कांस्टेबल को छोड़ना होगा। बताइए छोड़ना होगा या नहीं छोड़ना होगा? इससे अच्छा तो पॉलिटिक्स ही कर ले, कम से कम 1 लड्डू सो पहले से हाथ में रहेगा ही। देश का दुर्भाग्य पता नहीं कहां ले जाएगा। तो दोस्तों देखना यहां पर दा से क्या हो गया, दशा। दशा क्या होनी चाहिए दोस्तों, वह दिवालिया ना हो, पागल ना हो, वह पागल ना हो। क्या एक पागल व्यक्ति को हम राष्ट्रपति बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। आखिरकार राष्ट्र का प्रथम नागरिक होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है, तो क्या पागल व्यक्ति को बना देंगे? बिल्कुल नहीं बनाएंगे मित्रों। तो पागल नहीं होना चाहिए, वहीं पर दिवालिया नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। अगर मैं कहूं नीरव मोदी को मैं राष्ट्रपति के पद पर देखना चाहता हूं, क्या ये इच्छा मेरी पूरी हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। अरे नीरव मोदी जी दिवालिया हैं, और यहां पर साफ साफ कहा है आर्टिकल 59 में कि दशाओं में क्या कहा है, ना तो वो पागल होना चाहिए, नहीं वह दिवालिया होना चाहिए। तो बताइए आपके नीरव मोदी जी कैसे बन जाएंगे? बताइए नीरव मोदी जी कैसे बन जाएंगे? उनको तो दिवालिया घोषित, उनको तो भगोड़ा घोषित कर दिया है। क्या एक भगोड़ा को हम अपने राष्ट्र का राष्ट्रपति बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। तो बताइए क्या दिवालिया एक राष्ट्रपति बन सकता है? अगर कल को सरकार मुझे दिवालिया घोषित कर दे तो क्या मैं राष्ट्रपति बन सकता हूं? बिल्कुल नहीं बन सकता। तो देश का राष्ट्रपति ना तो पागल होगा मित्रों, नहीं वह दिवालिया होगा, 35 साल से ऊपर होगा, भारत देश का नागरिक होगा, नहीं उसके पास कोई सरकारी नौकरी होगी। दोस्तों एमपी एमएलए कोई सरकारी नौकरी है? वो तो देश की सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। पता है हमको कैसी सेवा कर रहे हैं। यहां पर सा से क्या है, शपथ, शपथ, ऑथ। तो दोस्तों शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक को शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत देश का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश जो शपथ किसे दिलाते हैं, आपके राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। इनकी अगर ये उपस्थित नहीं है तो जो उप न्यायाधीश हैं वो दिला देंगे, वरना जो सर्वोच्च यानी कि जो सबसे उम्रदराज, जो सबसे एक्सपीरियंस होल्डर, जो आपके सर्वोच्च जो आपके न्यायाधीश हैं, वो उसको शपथ दिला देंगे भारत के राष्ट्रपति को। अब आता है महाभियोग, आर्टिकल 61 में आता है महाभियोग। महाभियोग, महाभियोग का मतलब है कि राष्ट्रपति को लतिया देना, राष्ट्रपति को लतिया देना यानी कि उसको हटा देना। यह महाभियोग की प्रक्रिया दोस्तों किसी भी सदन, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, किसी भी सदन में लाई जा सकती है। तो महाभियोग क्या होता है मित्रों? महाभियोग होता है कि प्यार से किसी को लतिया देना, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज, किसी को भी प्यार से लतिया देना कि जाओ बाबू अब हम आपको नहीं रख रहे, ये होता है महाभियोग। तो महाभियोग क्या लोकसभा में ला सकता है चाहे राज्यसभा में ला सकता है, ये एमपी एमएलए के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों यह है आपके राष्ट्रपति। उम्मीद रखता हूं आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। पूरा राष्ट्रपति का कंसेप्ट आपके सामने मैंने रख दिया है। आपको उम्मीद रखता हूं एक एक आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक आर्टिकल और आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 ये क्षमादान का अधिकार, क्षमादान का अधिकार, राष्ट्रपति के पास क्षमादान का अधिकार होता है मित्रों। क्षमादान का अधिकार मतलब अगर आपको फांसी की सजा सुनाई जाती है तो वह उसको उम्र कैद में या फिर बिल्कुल माफ भी कर सकता है। वह किसी की भी सजा को कम या थोड़ा सा रिलैक्सेशन उसमें या फिर उसको माफ भी कर सकता है मित्रों। यह राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है। तो यह राष्ट्रपति के पूरे आर्टिकल मैंने आपको मात्र एक ट्रिक के माध्यम से 10-15 आर्टिकल ऐसे याद करा दीजिए, मजे मजे में याद करा दिए हैं। तो मित्रों बहुत ही शानदार क्लास आपको लगी होगी। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्लास आपकी हुई है। अब आगे हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे होंगे। मिलते हैं अगली एक बेहतरीन और शानदार क्लास में, जुड़ना मत भूलिएगा।
एक नंबर की क्लास होने वाली है मित्रों। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।